बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जब हम अनग्रुप डेटा को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या लार्ज सेट ऑफ डेटा आ जाता है तो उसको हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि उसको अगर आप उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहें अनग्रुप डेटा में से, तो वो इन्फॉर्मेशन आप इजीली वहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर 5-10 ऑब्जर्वेशन हैं उनमें से मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ द मिनिमम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज, तो आप इजीली वहाँ से मुझे बता सकते हैं कि सर दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा, तो आप फिर भी मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा। और मैं आपसे कहता हूँ कि हाउ मेनी वैल्यूज लाइज बिटवीन 10 एंड 20, तो आप अगर मेरे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो आप उससे इजीली ये चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो फिर हमें इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि हम उस डेटा को किसी एक ऐसे तरीके से अरेंज करें, तरतीब दें, क्लासीफाई करें या टेबल्स की फॉर्म में लिखें कि जिससे उस डेटा को समझना और उसको एनालिसिस करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो उनमें से मैंने आपको बताया था कि उनके डिफरेंट मेथड्स हैं डेटा को प्रेजेंट करने के। क्या आप डेटा को सबसे पहले क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बना सकते हैं, ठीक है, फिर उसके ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। तो वो सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रेजेंट द डेटा, और उस डेटा में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में डिस्कस हों, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी यूज्ड हियर इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उनको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा मैंने लिए हुए एग्जांपल, लेट अस सपोज दीज डेटा रिलेटेड विद द weight of फुटबॉल प्लेयर्स। लेट अस सपोज ये हमारे पास फुटबॉल प्लेयर्स के वेट का डेटा है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, पहले देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास 60 आ रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ मेनी वैल्यूज लाइज बिटवीन 40 एंड 49, तो आप इस डेटा को सारे डेटा को आप 1 बाय 1 ऐसे इसकी इंस्पेक्शन करेंगे तो फिर मुझे बताएंगे कि 40 और 49 के दरमियान इतनी वैल्यूज लाइक करती हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम नहीं समझ सकते, इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, फर्दर इसका हम एनालिसिस फिलहाल नहीं कर सकते। तो इसका फर्दर एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। तो क्वेश्चन ये है कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा व्हिच इज रिलेटेड विद द वेट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं उनके वेट का डेटा है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम डेटा की रेंज फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। सॉल्यूशन नंबर 1, आप डेटा की रेंज फाइंड करेंगे। नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा? रेंज का फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। कि आप सारे डेटा की इंस्पेक्शन करेंगे यहाँ 79 से 78 तक, और इसमें आप ये सर्च करेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, कि डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। तो उसके लिए चूंकि हम स्टैटिस्टिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम x, y, z वगैरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन को x से डिनोट कर रहा हूँ तो फार्मूला ये होगा कि xl माइनस xs, सबस्क्रिप्ट में मैं SCL लिख देता हूँ। XL का मतलब होगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा और XS का मतलब होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। सिमिलरली आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, के डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को आपने माइनस करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा। सिमिलरली अगर आप इसको ये लिख लें कि xm माइनस x नॉट, तो इसका मतलब यही होगा कि
कि आप डेटा की बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर लें। तो सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज इज डिनोटेड बाय कैपिटल R एंड इट्स फार्मूला इज XL minus XS, that is largest value minus smallest value. Dear students, अब आपने डेटा में जाना है और डेटा में सबसे पहले आप लार्जेस्ट वैल्यू सर्च करेंगे। तो देखते हैं लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पे 103, फिर आगे 118 से बड़ी वैल्यू देखते हैं। 118 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कोई भी नहीं है। सिमिलरली इस रो में देखें तो यहाँ पर भी कोई नहीं है, और इस रो में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कोई नहीं है। इसका मतलब लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज 118। डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू 118 है। नाउ वी सर्च फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए देखें, पहले 49 है, 49 से स्मॉल वैल्यू देखें, 49 से स्मॉल यहाँ पे भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो इस रो में भी नहीं, और लास्ट में यहाँ पर देखें तो यहाँ भी 49 से मैक्सिमम वैल्यू कोई, मिनिमम वैल्यू कोई भी नहीं। तो हमने ये सर्च कर लिया कि दिस 118 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेटा एंड दिस 49 इज द मिनिमम वैल्यू इन द डेटा सेट। डेटा सेट के अंदर ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है। सो हम अब इनका डिफरेंस लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 118 माइनस 49। अब 118 में से 49 आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 51 और 59 और 69। रेंज इज इक्वल टू 69। तो सबसे पहले आपने जो भी डेटा आपको गिवन होगा उसके लिए आपने रेंज फाइंड करनी होगी। रेंज के बाद सेकंड नंबर पे आपने डिसाइड करना होता है नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस, कि आपने इस डेटा के लिए क्लासेस कितनी बनानी है। तो नंबर ऑफ क्लासेस को हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट हाउ मेनी क्लासेस शुड बी देयर, कि यहाँ पे कोई भी आपके पास ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जितनी भी नंबर ऑफ क्लासेस लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये है कि नंबर ऑफ क्लासेस शुड नॉट बी लेस देन 5 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। 5 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज है तो फिर हो सकती है 20 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 5 से कम कोशिश करें कि क्लासेस ना। अब अगर 5 से कम आप क्लासेस बना लें तो फिर पर्पस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो जाता है, क्योंकि आप अगर आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आप 4 क्लासेस में डिवाइड करें तो ये आप डेटा को दोबारा क्या कर रहे हैं, इतना कंडेंस नहीं कर रहे, मुख्तसर नहीं कर रहे, सही तरीके से आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। तो आप कोशिश करें कि मिनिमम क्लासेस 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम क्लासेस 20 होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिक के अंदर एक फार्मूला है, दैट इज कॉल्ड स्टर्जिस रूल्स। स्टर्जिस रूल उसे कहा जाता है, दैट इज k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.3 log of n। दिस इज कॉल्ड स्टर्जिस रूल। स्टर्जिस ने कहा है कि आप जो नंबर ऑफ क्लासेस बनाएंगे वो इस फार्मूले के मुताबिक बनाएंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट। तो अगर आप n की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा सेट या नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या वैल्यूज आप पुट करें और उसका लॉग फाइंड करें, जो आंसर आए उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर आए उसमें आप 1 ऐड करें तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगे। सिमिलरली बाज़ औक़ात मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि आप एक और काम करेंगे, आप रफली स्क्वायर रूट ले लें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 60 है तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 60 फाइंड करें। तो जब आप 60 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेट अस सपोज 7.2 है। तो आप क्या करेंगे, 7.2 है तो आप इसको राउंड अप करके ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ सकता है। तो जब डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा तो आपने उसको राउंड अप करना है। 7.1 है फिर भी आप ऐड कर दें, 7.5 है फिर भी आप ऐड कर दें। लेकिन अगर आप 7.2 को 7 भी लिखते हैं तो इससे भी कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह भी नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करते हैं। और फिर ये है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड कर लेते हैं।
तो अब अगर आप फार्मूला यूज कर रहे हैं 1 + 3.3 log of n, so this will be equal to 1 + 3.3 log of n is the number of observations which is 60, तो आप n की जगह 60 पुट कर लें। अब 60 log 60 फाइंड करें तो ये आपके पास आएगा 1 + 3.3 log of 60 is 1.7782, 1.7782, ये इसका जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है कि 3.3 को 1.7782 से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट आता है 1 + 5.8679। मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से फाइंड करके लिखी है, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, log of 60 फाइंड करना है, जो आंसर आएगा उसको 3.3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आंसर आएगा 6.8679। तो अभी मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ क्लासेस जो आप बनाएंगे इसको राउंड अप करेंगे, तो इसको अगर आप राउंड अप करें तो आपके पास आंसर आएगा 7। तो इस केस में आपने 7 क्लासेस कंस्ट्रक्ट करनी है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपने कितनी बनानी? 7 बनानी। दूसरा ये डिसाइड हो गया। तीसरे नंबर पे आप ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द क्लास इंटरवल ऑफ द डेटा। नंबर 3 क्लास इंटरवल, इसको आप स्मॉल i से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल h से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल c से भी डिनोट करते हैं। तो हम इसको h से डिनोट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है r डिवाइडेड बाय k। इस केस में हम r डिवाइडेड बाय k से डिफाइन करेंगे, where r is range of the data and k is the number of classes। तो अब अगर इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं, so this will be equal to r is 69 divided by k is number of classes। तो उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द डेटा पुट करेंगे, k की जो ओरिजिनल वैल्यू है तो वो मेरे पास है ये जैसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो ये 6.8679। तो अब अगर आप 69 को 6.8679 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? ये आपके पास आएगा 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेट अस सपोज 11.1 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास इसका जो आपने यूजिंग कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आपने कैलकुलेटर यूज करके दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको आपने डिवाइड करना है, आपके पास रिजल्ट आ गया लेट अस सपोज 11.11 आ जाए। तो अब आपने इसको क्या करना है? राउंड अप करना है, तो व्हिच इंप्लाइज दैट दिस विल बी इक्वल टू लेट अस सपोज 11.11, तो व्हिच इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 12। तो आपने क्लास इंटरवल क्या लेना है? 12 लेना है। ठीक है, मैं रिकॉल कर लेता हूं कि सबसे पहले आपने रेंज फाइंड करनी है, व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करनी है, स्टर्जेस रूल भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने ये फार्मूला यूज करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाते हैं तो फिर अपने एक्सपीरियंस से आप जितनी क्लासेस बनाना चाहें, जितनी आपको रिक्वायर्ड उतनी क्लासेस बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल फाइंड करना है, तो रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड करें, आपके पास क्लास इंटरवल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास h = 12 आ गया। जब आप ये तीनों चीजें फाइंड कर लेते हैं, रेंज भी आ गया, नंबर ऑफ क्लासेस भी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल भी आ गए, फिर नेक्स्ट में आपने ये करना होता है कि आपने इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है। अब जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसमें देखें सबसे पहले आप तीन कॉलम आपको चाहिए होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ पे इसका नाम देंगे टेबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ 60 प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स। ठीक है, आप इसका नाम दे देंगे और यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में आप लिखेंगे वेट, दूसरे कॉलम में आपने लिखना है टेलीमार्क, और तीसरा कॉलम आपने बनाना है फ्रीक्वेंसी का, जिसको आप स्मॉल f से डिनोट करते हैं। जब आप ये तीनों कॉलम कंप्लीट करेंगे
तो इसको हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसी में। फिर हम आएंगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसको कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखें अब हमने ये तीन कॉलम जो है, ये वेट वाला कॉलम, उसके बाद पहली मार्क और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ये तीनों कॉलम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास इस डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट दीज डेटा टू बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, कहाँ से ये स्टार्ट करें। तो बेस्ट प्रैक्टिस आपकी यही होती है कि आप मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेटा से स्टार्ट करें, कि मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 49 आ रही है, तो आप पहली क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 49 से स्टार्ट करें। एक ये। दूसरा ये है कि आपने जो मिनिमम वैल्यू है या स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेनी है जो इसकी क्लास इंटरवल का क्या हो, मल्टीपल। फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल यहाँ पे 12 आया है, तो 12 के मल्टीपल में कौन कौन से आते हैं, 12 आता है, फिर उसके बाद 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48। तो अगर आप इसका मल्टीपल लेना चाहें तो फिर भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 आ जाता है तो 10 का मल्टीपल क्या होगा, यहाँ से 10 5 जार 50 होते हैं, तो 50 में 49 नहीं आ गया, फिर हम 40 ले लें, 10 4 जार 40, फिर 50, फिर इस तरह आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि 12 आ रहा है तो अब आपकी मर्जी है, आप 49 से स्टार्ट करते हैं फिर भी ठीक है, और अगर आप इसके मल्टीपल से स्टार्ट करते हैं, इसका मल्टीपल आ रहा है 48, ठीक है। अब देखें 48 के बाद जो नेक्स्ट मल्टीपल आ रहा है वो 60 आ रहा है, 12 का जो नेक्स्ट मल्टीपल आ रहा है वो 60 आ रहा है। लेकिन अगर आप 60 से स्टार्ट करेंगे तो 60 से कम वाली जो वैल्यूज है वो हमारे पास इस टेबल में नहीं आएगी, तो इसलिए 49 से रीसेंट 49 से बिल्कुल करीब जो 12 का मल्टीपल होगा उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं 48 से, ये आ गया 48। अब जब पहली वैल्यू आप लिखेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि इस 48 में ये जो भी वैल्यू आएगी इसमें आपने क्लास इंटरवल ऐड करना होता है। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है, 12 है, तो आप इसमें क्लास इंटरवल ऐड करेंगे, 48 प्लस 12 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 60, 60 प्लस 12 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 72, फिर इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा 84, फिर 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा 96, फिर 12 ऐड करेंगे तो ये आएगा 108, फिर अगर आप इसमें 12 ऐड करें तो ये आपके पास आएगा 120, ठीक है, ये 120 आ गए। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 120 तो डेटा में है कि नहीं, 120 मैक्सिमम वैल्यू 118 है, तो हम क्या करेंगे, ये 120 और इसके बाद वाली जो भी क्लास आएंगे उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है ये क्लास हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद टेल मार्क, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखा था नंबर ऑफ क्लासेस 7 आया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 6.87 से 6 क्लासेस भी बन सकती हैं, 7 क्लासेस भी बन सकती हैं। यूजुअली यही होता है कि आप इसको राउंड अप करेंगे, जो आंसर आएगा उतनी क्लासेस आपके पास बनेगी, लेकिन ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब जब आपने ये लोअर लिमिट्स लिख ली है उसके बाद आप क्या करेंगे, कि मैं आपको आसान मेथड बता रहा हूँ। ये 60 है, 60 से जो पीछे वाली ऑब्जर्वेशन है उस वो है 59 है, तो आप क्या करेंगे 59 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मतलब 49 से लेकर 59 तक एक क्लास कि वो प्लेयर्स जिनका वेट 48 से 49 तक आएगा उनको हम फर्स्ट क्लास में रखेंगे। फिर उसके बाद देखें, अब दूसरा ये है कि इसमें आप 12 ऐड करते जाए, जो क्लास इंटरवल आया उसमें ऐड करेंगे आप, तो आपके पास ये नेक्स्ट कमिंग रिजल्ट्स आएंगे। या दूसरा ये है कि देखें यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 59 लिखा, ये 72 है तो यहाँ पे ये हम 71 लिखते हैं, ये 84 है तो यहाँ पे 83 आएगा, ये 96 है तो ये 95 आएगा, 108 है तो ये 107 आएगा, एक काम करके लिखेंगे, और ये 120 है तो यहाँ पर क्या आएगा 190, ठीक है। या दूसरा ये आपने 59 यहाँ पे लिखा, उसके बाद नेक्स्ट इसमें 12 ऐड करें तो 71, 12 ऐड करें 83, फिर 12 ऐड करें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाए। अब देखिए टोटल नंबर, इनको हम क्लासेस का नाम देते हैं। ये जो हमने ये लिखी 48 से 49 तक, ये 60
60 से 71 तक, 72 से 83 तक, 40, 84 से 90, these are classes. This is first class, this is second class, third class and so on. यहाँ पे हम आएंगे आपको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जब आपने ये पहला कॉलम बना लिया, उसके बाद दूसरा कॉलम है टेली बार और टेली बार। इसका प्रोसेस ये होता है कि आप यहाँ पे डेटा वैल्यूज डालें। सबसे पहली वैल्यू है 79, आप इसको क्रॉस कर दें यहाँ पे, और ये 79 देखें वहाँ पे कौन सी क्लास में लाई कर, देखें 79 लाइज बिटवीन 72 एंड 83, इसके सामने आपने बार लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 49 है, तो ये 49 यहाँ पे क्रॉस कर लें, और 49 देखें इसके दरमियान में आ रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दें, बार लगा दें। ये 103 है, तो 103 देखें इस क्लास के अंदर आ रहा है, तो इसके सामने आपने बार लगा दें। फिर नेक्स्ट 95 और 90 है, तो 95 और 90 दोनों इसी क्लास में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये दो बार लगा दें। फिर 118 है और 52, 118 और 52 आपके पास पहली क्लास में। फिर 88 101, 88 इस क्लास में आ रहा है, 101 इस क्लास में आ रहा है। 96 72, तो 96 और 72 ये आ गए। 56 64, 56 इस क्लास में आ रहा है, और 64 इस क्लास में आ रहा है। 110 97, तो 110 इस क्लास में और 97 इस क्लास में है। फिर नेक्स्ट आ रहा है 59 62, सो 59 और इस क्लास में आ रहा है 62। फिर 96 82, 96 और 82 इस क्लास में है। अब आप देखें कि जब आपने फिफ्थ लाइन ड्रा करनी हो, फिफ्थ बार लगानी हो, तो आप इसको इस क्लास में इस फॉर्म में लगाएं, या आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि 4 लाइन आप इस तरह लगाएंगे और 5वीं लाइन आप यहाँ पे लगा दें, या दूसरा तरीका ये है कि 4 लाइन आप इस तरह लगा के यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर दें 5वीं लाइन, ये 4 इस तरह लगा के आप इसको इस तरह डायगोनली आप काट सकते हैं। अब इसका कोई एक सच है स्टैटिस्टिक में इसका कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि आप जब नेक्स्ट कॉलम में इन सारे बार्स को जमा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे तो काउंटिंग थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 आती है, तो आपने एक एक बार को काउंट करना होगा 1 2 3 4, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो हम क्या करते हैं कि 5 ऑब्जर्वेशंस का एक बंडल सा बना लेते हैं, फिर उसकी काउंटिंग आसान होती है। ये 5 हो गई, ये 10 हो गई, ये 15, तो इसका और कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं। तो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू आ रही है 65 85, तो 65 और 85 इस क्लास में आ रहा है। 105 116, तो 105 और 116, 91 83, तो 91 इज हियर और 83 इज हियर। 5वीं लाइन आपने लगानी है, जो वैल्यू आए तो तब लगानी है। 99 52, तो ये 99 और इस क्लास में आ रही है 52। फिर 76 84, 76 और 84 भी इसी क्लास में। फिर 89 है, तो 89 इस क्लास में आ रहा है। फिर 77 104, 77 और 104 इज इन दिस क्लास। 96 84, 96 84, 62 58, 62 और 58 इस क्लास में है। 66 100, 66 और 100 यहाँ पर आ रहा है। 80 54, 80 और 54 फर्स्ट क्लास में। 75 55, 75 और इस क्लास में 55। 99 104, तो 99 और 104। फिर नेक्स्ट आ रहा है 78, तो 78, 66 96, तो 66 दिस इज 96। 83 57, तो 83 57 फर्स्ट क्लास में है। 60 51, 60 और 51। 114 120, 114
140 और इसके बाद हाँ यहाँ से गलती होगी, मेरे पास आया 114 आया था। अब 120 और 121 ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा 121 थी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा क्या थी 121 थी। तो अब अगर हम इसको वो करते हैं, इस वैल्यू को लेते हैं, तो फिर हमें दोबारा से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैं ये कर लेता हूँ कि ये वैल्यू इससे चूंकि ज़्यादा आ रही है तो इनको मैं किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर लेता हूँ। वो कि हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन इसको मैं यहाँ पे सपोज 117 और 115 से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक, चूंकि अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास 117 आ रही है, तो 117 इस क्लास में आएगी, फिर 115 है तो वो भी इसी क्लास में आ रहा है, फिर 92 88 तो 92, उसके बाद 88 है तो इसी क्लास में है, 64 63 तो 64 और 63 भी इसी क्लास में होगा, 95 78 और 95 और 78। अच्छा एक बात ये है कि ये जो मेरे पास डाटा था बैट्स ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, ये सेकेंडरी डाटा था। जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जैसे कि सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। तो चूंकि ये ऑलरेडी कलेक्टेड है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने जो 120 और 121 को रिप्लेस किया है, उसकी वजह ये है कि चूंकि मैंने क्वेश्चन अगर मैं उनको चेंज करता है तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, इसकी वजह से ये भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है। तो आपने वैल्यूज को चेंज नहीं करना, आपने उसको सही तरीके से देखना है, मैक्सिमम और मिनिमम को सर्च करके उसके बाद आपने ये काम करना है। ठीक है, तो अब सारा डेटा जो है कैंसिल होगा। अब ये जो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ये कैंसिल करना पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, पार्ट ऑफ आंसर नहीं है। अगर आप इस तरह कर लेते हैं, एक एक को काउंट करके वहाँ पे लिखते हैं तो फिर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह क्रॉस करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू जो आपने टैली कर ली और कौन सी वैल्यू टैली नहीं की। अब उसके बाद आपने ये करना है कि इन ये जो आपने बार्स लगाई हैं इनको काउंट करके यहाँ पे लिखें। तो देखें यहाँ पे 5 और 5 ये 10 है, यहाँ पे 5 4 ये सेकंड क्लास 9, ये 10 और 2 12, ये नेक्स्ट मेरे पास आ रही है 10, ये नेक्स्ट आ रही है 13 और ये नेक्स्ट मेरे पास आ रही है 6। तो चूंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है, तो इसको आप टोटल करें तो आपके पास आंसर 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 + 9 19, 20 21 31, ये 41 आएगा, 41 और 13 54 और 54 और 6 जो है वो 60 के बराबर आएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल। तो ये जो आपके सामने ये टेबल आया है, इस पूरे टेबल को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। इसमें हमने क्या किया कि लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा को सिर्फ और सिर्फ 6 क्लासेस में हमने क्या कर दिया, उसको कंडेंस कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये करते हैं। अब बाज़ बात ये होता है कि जब आप इसका एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर आपने ये जो टैली मार्क वाला काम होता है इसको इसमें से एक्सक्लूड कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका कोई भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ आप इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर सकें, फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकें। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस कॉलम्स को इसमें से निकाल देते हैं और बाकी डेटा जो है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब पहले तो होना तो ये चाहिए था मैं इन चीज़ों को डिफाइन करता, लेकिन पहले मैंने वो इसलिए बनाया क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा वहाँ पे आपको साथ में उसके प्रैक्टिकली यहाँ पे बता दूँगा। सबसे पहले व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो डेफिनेशन देखना है ये ऑर्गेनाइजिंग ए सेट ऑफ डाटा इन ए टेबल, कि जो भी आपके पास डाटा आया है उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, समराइज करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल की फॉर्म में। और ये टेबल आपको क्या चीज शो करेगा, शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। ये डेटा आपको शो करेगा कि आपने पूरी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो फ्रीक्वेंसी क्लासेस और ग्रुप्स टुगेदर विद द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि आपके पास पहले क्लासेस आएंगी, क्लासेस के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, तो ये टेबल दैट इज क्लासेस अलॉन्ग विद देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
और वैसे भी आप सिंपली भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टू डिवाइड, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास एंड इट इज डिनोटेड बाय कि किसी भी क्लास के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशंस लाई करती हैं या फॉल करती हैं, उसको हम कहेंगे उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। जैसा कि देखें 48 से 49 तक कितने प्लेयर्स हैं, 10 प्लेयर्स। 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका वेट 48 से 59 के दरमियान में आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो 10 है इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली 60 से 71 तक जिन प्लेयर्स का वेट है उनकी तादाद 9 है, तो ये जो 9 है इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड क्लास। सिमिलरली दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास। अच्छा, बाद में चूंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे F1 के साथ। इसको डिनोट करते हैं F2, F3, F4, F5 और F6। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्लास। F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड क्लास। तो आपने टोटल फ्रीक्वेंसी को, टोटल तादाद को डिवाइड करना होता है इनटू डिफरेंट क्लासेस। क्लासेस के अंदर आपने उसको डिवाइड करना होता है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास, कि किसी भी क्लास के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, उनको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर आल्सो कॉल्ड ग्रुप डेटा। जो डेटा आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये लिख रहे हैं, इस डेटा को हम नाम देंगे ग्रुप डेटा। कि डेटा जिसके अंदर क्लासेस हो और साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और इस डेटा को हम नाम देंगे ग्रुप डेटा का। और while the data in its original or raw form is called ungrouped or raw data, और जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास आता है उस डेटा को हम किसका नाम देंगे, अनग्रुप डेटा का, रॉ डेटा का या ओरिजिनल डेटा का नाम देंगे। फिर जब हम डेटा को अरेंज करते हैं, when the data are arranged in either ascending or descending order of magnitude, कि अगर आप किसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब असेंडिंग डिसेंडिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, तो ये मैंने लिखा है दिस इज एन असेंडिंग ऑर्डर, एक बढ़ती हुई तरतीब में मैंने लिखा है। ठीक है, कि जो फर्स्ट वैल्यू है इज लेस देन सेकंड, सेकंड वैल्यू इज लेस देन थर्ड, थर्ड वैल्यू इज लेस देन नेक्स्ट वैल्यू, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप वैल्यूज को इस फॉर्म में लिख रहे हैं 6 5 3 4 2 1, तो इसको हम कहेंगे दिस इज एन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे होते हैं, तो उसको हम एरे का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एरे या अरेंजमेंट ऑफ डेटा। फिर उसके बाद हम क्लास लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। क्लास लिमिट्स ये है कि द नंबर्स आर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल की कोई वैल्यू या नंबर विच डिस्क्राइब द क्लास, जो किसी क्लास को डिस्क्राइब करे, दैट इज कॉल्ड क्लास लिमिट्स। देखिए ये मेरे पास वेरिएबल है वेट, अब इसमें एक नंबर 48 आ रहा है, दूसरा 59 आ रहा है, ये जो दो नंबर सामने लिखे हुए हैं ये क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, क्लास को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये इस क्लास में वो नंबर आएंगे जो 48 से 59 के दरमियान है। अब ये जो दो नंबर्स हैं, इनको हम, इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज आएंगी, इनको हम किसका नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे क्लास लिमिट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये जो फर्स्ट वाली मिनिमम वैल्यू होती है, हर क्लास में एक वैल्यू मिनिमम होगी, एक मैक्सिमम होगी। दीज वैल्यूज आर मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्लास, दीज वैल्यूज आर द मैक्सिमम वैल्यू। इस क्लास में देखें दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, हर क्लास की हम बात करते हैं, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। तो हर क्लास के अंदर जो मिनिमम वैल्यू होगी, दैट मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी जो कि हर क्लास में मिनिमम वैल्यूज आ रही है, तो ये लोअर क्लास लिमिट्स हैं और इनको हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट्स। ये जो ये वैल्यूज होती हैं इनको हम किसका नाम देंगे, अपर क्लास लिमिट्स का नाम देंगे। ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि व्हाट इज क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे मसला ये होता है
कि जब हमारे पास अनग्रुप डेटा आ जाए, सॉरी डिस्क्रीट डेटा आ जाए। जिस तरह डिस्क्रीट का मतलब आपको बताया था, वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में ये होता है कि जंपिंग वैल्यूज आपके पास होती हैं, ठीक है, जिस तरह 5, 6, 7, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, उनको हम काउंट करते हैं ना डिस्क्रीट वैल्यूज को। और जो कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल्स होती हैं, उनको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एज ऑफ ए पर्सन है, डेसिमल में भी आ सकता है। यहाँ पे वेट है तो वेट डेसिमल में भी आ सकता है। तो इसका मतलब जब आपके पास डेटा डिस्क्रीट हो फिर तो इस तरह की क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है। हमने ये वेट को राउंड ऑफ किया हुआ है ना कि अप टू द नियरेस्ट केजी, इसको राउंड ऑफ करके ये डेटा लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास कंटिन्यूस डेटा आ जाए तो उसमें ये होता है कि लेट अस सपोज एक वैल्यू मेरे पास आती है 59.5। तो प्रॉब्लम ये होता है कि 59.5 को मैं यहाँ पे लिखूंगा या यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि 59.5 इधर भी नहीं आ रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमें कोई ऐसा प्रोसीजर चाहिए कि जिसमें हम ये 59.5 को किसी क्लास में फिट कर सकें। तो उसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं, और ये प्री साइज नंबर्स होते हैं विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर, जो एक क्लास को दूसरी क्लास से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसका ये होगा कि लेट अस सपोज मैं लिखता हूँ, इसको फाइंड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास लेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द अपर क्लास। लोअर क्लास की लोअर लिमिट लें और अपर क्लास की अपर लिमिट, किसी भी जगह से। यहाँ पे देख लें लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास कि लोअर क्लास की लोअर लिमिट और उससे अपर क्लास की अपर लिमिट, इनका डिफरेंस आप फाइंड कर लें और इसका हाफ ले लें। तो आप क्लास बाउंड्रीज के इस तरीके से फाइंड करें। देखिए ये मेरे पास है 60 और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 59, और इसको आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। हाफ बिटवीन 60 एंड 59। तो दिस विल बी इक्वल टू 60 माइनस 59 करेंगे तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 0.5 आ जाएगा, ठीक है। आपने लोअर लिमिट ऑफ द लोअर क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द अपर क्लास, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया, 0.5 आ गया। अब आपने करना ये होता है कि लोअर क्लास लिमिट्स में से इस वैल्यू को माइनस करना होता है, मतलब 48 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसी कॉलम को मिटा के यहाँ पे कर लेता हूँ। देखें यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, क्लास बाउंड्रीज। अब हमने 0.5 आया तो लोअर लिमिट में से आपको माइनस करना है। इसमें से जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 47.5 और अपर क्लास लिमिट्स जो इनमें ऐड करना है आपने, तो ये आएगा 59.5। ये क्वांटिटी 0.5 आपने ऐड करनी है। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 59.5 और ये मेरे पास आएगा 71.5। फिर ये 71.5, ये 83.5, फिर 83.5 और ये 95.5, ये 95.5 और ये 107.5, 107.5 और 119.5। तो इस तरीके से आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब यहाँ पे ये होता है कि जो आपका डेटा है वो कंटिन्यूस बन जाता है। अब यहाँ पे आपने पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिया हुआ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट भी ले सकते हैं। जैसे आप 47.55 ले लेते हैं। ये बाज़ औक़ात ये होता है आप इस तरह की क्लासेस बनाते हैं, आप लिखते हैं 48 से लेट अस सपोज 60 तक, फिर 60 से 72 तक, इस तरह की आप क्लासेस बना लें, या 72 से 84 तक, कि जहाँ से पहली क्लास खत्म होती है वहाँ से आप अगली नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस केस में ये होता है कि आप अगर कोई वैल्यू 60 आ जाती है तो आपने फिर क्या करना होता है, 60 को नेक्स्ट क्लास में आपने इंक्लूड करना होता है। इसमें ये होता है कि लोअर क्लासेस जो हैं उनको इंक्लूड किया जाता है और अपर क्लासेस जो अपर क्लास लिमिट है उसको क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 60 आते हैं तो आप पहली क्लास में नहीं लिखेंगे, दूसरी क्लास में। 72 is excluded in the second class but it is included in the third class. So this is about the class boundaries कि वो प्री साइज नंबर्स होंगे
जो एक क्लास को दूसरी क्लास से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद है मिड पॉइंट एज द क्लास मार्क्स। तो आप क्या करें कि ये जो भी क्लास होती है, ये जो मिड पॉइंट होता है, ये किसी भी क्लास को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोई भी क्लास है 48 है 59 है, अब इसका मिड पॉइंट ये इसकी दरमियान वाली वैल्यू क्या होगी, तो वो फाइंड करने के लिए आप दोनों को जमा करते हैं, 48 प्लस 59, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाए, सॉरी क्लास मार्क या मिड पॉइंट आ जाता है। इस केस में देखें अगर 48 है, इसमें आप क्या करेंगे, 59 को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 90 और ये 100 107 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये 5 2s are 10 3 2s are 6 और ये 53.5। तो इस क्लास का जो मिड पॉइंट आएगा, दरमियान वाली वैल्यू आएगी, वो 53.5 आ जाएगी। फिर आप ये करते हैं कि नेक्स्ट क्लास के लिए फाइंड करने के लिए आप 53.5 में यही क्लास अंदर में ऐड कर देते हैं, तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 65.5। फिर इसमें आप 12 ऐड करें तो नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर 12 ऐड करें तो नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट है। ये एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि हर क्लास में देखें, इसको और इसको जमा करें, 2 पे डिवाइड कर दें, इन दोनों को जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास क्लास मार्क्स आ जाए। उसके बाद है क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये क्या होता है, इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है। पहले तो देखें आप क्लास इंटरवल पहले आपने डिफाइन किया कि रॉ डेटा हो तो उस केस में रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। दूसरा इसका क्या फार्मूला है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री, कि जो आपने अपर क्लास बाउंड्री फाइंड की है और जो आपने लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड की है, अपर में से लोअर को आप माइनस कर दें तो आपके पास क्लास इंटरवल आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 59.5 में से 47.5 आप माइनस करें तो आपके पास आंसर 12 भी आएगा। सिमिलरली किसी भी जगह से कर लें, 95.5 में से 83.5 माइनस करें तो वो आपके पास क्लास इंटरवल आएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू क्लास इंटरवल इज अपर क्लास बाउंड्री दैट इज UCB माइनस लोअर क्लास बाउंड्री दैट इज LCB। सिमिलरली लोअर क्लास लिमिट है तो आप इसको लिख सकते हैं, लोअर क्लास लिमिट है तो आप इसको लिख सकते हैं LCL, और अपर क्लास लिमिट को आप लिख सकते हैं UC। तो यहाँ पे जब आप अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करेंगे तो आपके पास क्लास इंटरवल आएगा। ये इसका पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा तरीका ये है कि आप दो सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स या दो सक्सेसिव अपर क्लास लिमिट्स का डिफरेंस लें तो वो भी आपके पास क्लास इंटरवल आएगा। कैसे, ये देखें दो सक्सेसिव लोअर क्लास लिमिट्स हैं, इसी तरह ये दो सक्सेसिव हैं, ये दो सक्सेसिव हैं, तो किसी भी लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोअर क्लास में से लोअर क्लास लिमिट ऑफ द अपर क्लास माइनस कर दें। 84 में से 72 माइनस करें 12 आएगा, 72 में से 60 माइनस करें 12 आएगा, 60 में से 48 माइनस करें 12 आएगा। सेम इज द केस यहाँ पे 95 में से ये माइनस करें या 119 में से 107 माइनस करें, तो हर केस में आंसर 12 ही आएगा। ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स, ये जो आपने मिड पॉइंट फाइंड करने होते हैं, उन दो सक्सेसिव मिड पॉइंट्स का आप डिफरेंस ले लें। सेकंड क्लास का जो मिड पॉइंट है उसमें से फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट माइनस करें तो आपके पास वो क्लास साइज क्लास इंटरवल आ जाएगा, ये साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रुप डेटा क्या होता है, अनग्रुप क्या होता है, एरे क्या होता है, और इसके अंदर जो टर्म्स वगैरह यूज होती हैं, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। तो अब इसको आपने देखना है, जो चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई वो आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पर भी हम इसको मज़ीद इसकी कुछ एग्जांपल भी कर लेंगे। और जो बुक में ये शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कहा गया तो वो आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कंस्ट्रक्ट करनी होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता दूँ कि बाद ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड हमने डिस्कस कर लिया
एक दूसरा मेथड भी होता है, शॉर्ट से मैं आपको बता देता हूँ कि उस मेथड में हम ये करते हैं, इसका एक ड्रॉबैक है ना, इसमें आप देखें इसका ड्रॉबैक आपको क्या लगता है कि इसमें जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। मतलब यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है ना, तो उन 10 ऑब्जर्वेशन की जगह हम 10 मार्क इस तरह लगा रहे हैं, तो अब हमें पता नहीं वो 10 ऑब्जर्वेशन कौन सी आइदर वो 48 है, 49 है, 59 है, इनके दरमियान कौन सी वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्टिंग मेथड होता है, लिस्टिंग ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, कि जो ओरिजिनल एंट्रीज है ना वो हम लिखते हैं। वो भी सेम तरीका का है, कैसे हम क्या करते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंट्रीज, एंट्रीज लिख लेते हैं। अब एंट्रीज कौन सी है कि फॉर एग्जांपल सेम प्रोसेस, ये 79 है, तो आप देखें 79 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसके सामने आप क्या लिखें 79, फिर कॉमा लगाएं, फिर 49 आ रहा है, तो 49 देखें कहाँ पर है, ये 49 यहाँ पर, फिर 10395 है, तो 103 यहाँ पे लिख लें, फिर उसके बाद 95 है, तो 95 इसी क्लास में आ रहा है। तो आप ये करते हैं कि हर जो वैल्यू आपके पास आ रही थी उसकी आइडेंटिटी को आप लॉस नहीं करते, वो वैल्यू वहाँ पे लिख लेते हैं। तो जब आप इस तरह की एंट्री करेंगे तो दिस लिस्टिंग ऑफ द ओरिजिनल वैल्यूज या ओरिजिनल एंट्रीज, तो इस तरह की भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। तो अब उसके बाद ये है कि जो आइडेंटिटी लॉस होती है, ओरिजिनल वैल्यूज हमारे पास नहीं होती, तो फिर आगे हम कैलकुलेशन करते हैं, जस्ट लाइक कैलकुलेशन हम करेंगे, मीन की कैलकुलेशन करेंगे, मीडियंस वगैरह ये जो चीज़ें फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे हमें ये होगा कि ये x जो होता है, मिड पॉइंट जो होता है, उसको हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो किसके बराबर है, वो उस क्लास की जो सारी ऑब्जर्वेशन है उनको हम मीन के उस मिड पॉइंट के बराबर ले लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू आ रही है 103 आ रहा है, 95 आ रहा है, लेट अस सपोज 97 आ रहा है, फिर उसके बाद 100 आ रहा है, मुख्तलिफ वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज को सिर्फ एक वैल्यू से रिप्लेस कर लेते हैं, और वो वैल्यू कौन सी होती है, मिड पॉइंट वाली। तो अब हम सारी वैल्यूज को कंसिडर करते हैं कि ये किसके बराबर है, मिड वैल्यू के बराबर है। तो इसको अज्यूम करने की वजह से हमारे पास एक एरर आती है इसके अंदर, और उस एरर को हम नाम देते हैं ग्रुपिंग एरर। ठीक है, कि हम एक क्लास के अंदर जितनी भी वैल्यूज लाई करें, देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज लाई कर रही है, 10 वैल्यूज लाई कर रही है। जब मैंने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया तो मेरे पास आ रहा है 53.5। अब मैं इस क्लास में 10 ऑब्जर्वेशन ये ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि इस क्लास में जो 10 ऑब्जर्वेशन है वो सारी की सारी 53.3 के बराबर है। सिमिलरली अगली क्लास का मिड पॉइंट जो आएगा, इसमें हम 12 ऐड करते हैं तो वो मेरे पास आ रहा है 65.5। तो अब इस क्लास में टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो किसके बराबर है, 65.5 के बराबर, ये मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू 65.5 के बराबर तो नहीं होती, इस वजह से डेटा के अंदर माइनस ही एक मिस्टेक एरर्स आएंगे, दैट एरर इज कॉल्ड ग्रुपिंग एरर, और इसको हम यहाँ पे जो x वगैरह होगा इसको हम आगे डेटा में यूज करेंगे, इसलिए हम उसको यहाँ पे सपोज करते हैं। ठीक हो गया। तो बाकी अगर इससे रिलेटेड मेरे माइंड में कोई और चीज़ आई वो भी मैं आपके सामने साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में से ही होगा, कि उसमें हम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले पे बात करेंगे कि व्हाट इज स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। इसका जो ड्रॉबैक अभी आपको बताया ना कि इसमें ओरिजिनल वैल्यू जो होती है उसकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, तो स्टेम एंड लीफ का ये फ़ायदा होता है कि उसमें ओरिजिनल वैल्यू की आइडेंटिटी लॉस नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें